नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे आपकी कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है अध्याय नंबर 14 या फिर लास्ट कहिए। हमने सभी अध्याय बारी बारी करके समझ लिए हैं। यदि आपको सभी अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर व साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं तो आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपके क्लास के सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, सभी सब्जेक्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। यदि आपको कोई सब्जेक्ट ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो अध्याय है वो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आर्थिक गतिविधियों को आप किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब कि आर्थिक जो आपकी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां कौन सी होती हैं। यदि आपको जब हमने अध्याय पढ़ा था याद हो तो आर्थिक गतिविधियां वो होती है जिसमें हमें पैसा प्राप्त होता है, जिसमें हमें धन प्राप्त होता है, वो आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो ये कहता है कि उसको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, किस प्रकार से उसके ग्रुप हम बनाएं। तो देखिए, आर्थिक गतिविधियों को उनके कार्य के प्रकार के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है कि अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। कहीं पे हम नौकरी करते हैं, कहीं पे हम सामान बेचते हैं, कहीं पे हम अनाज बेचते हैं। तो इसने कहा कि जो आर्थिक गतिविधियां ना उनके कार्य के हिसाब से कि हम किस प्रकार का कार्य करके धन अर्जित कर रहे हैं, धन प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पे उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। ये वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु या सेवा कैसे बनाई जा रही है। कि ये जो 3 भागों में बांटा गया है, ये इस आधार पे बांटा गया है कि जैसे मैं आपको समझा ही देता हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में तो क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में वो सभी चीज़ें आती हैं जो डायरेक्ट आपको नेचर से प्राप्त हुई हैं। वो किस प्रकार की वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। जैसे आपका अनाज है भी, ठीक है, तो अनाज डायरेक्ट आपने प्रकृति से प्राप्त किया है। सब्जियां हैं, या फिर आप मिट्टी भी इसमें आ जाएगी, जो कुम्हार यूज करता है ना मिट्टी, तो वो क्या है प्राथमिक क्षेत्र में ही हो जाएगा। आपको क्लियर चीज़, जो चीज़ें हम डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हैं, आगे इनके अच्छी तरह से एग्जाम्पल भी आएंगे। द्वितीय क्षेत्र वो होते हैं कि जिससे हम प्राकृतिक जो चीज़ें प्राप्त हुई ना उसमें थोड़ा सा बदल कर हम उस चीज़ को बेचें, तो इसका मतलब क्या है कि वो द्वितीय क्षेत्र में आता। जैसे अनाज है, अनाज से हमने क्या बना दी, ब्रेड बना दी भी, क्या बना दी, ब्रेड बना दी। ब्रेड बना के हम अनाज को बेच रहे हैं, रोटी बना के हम अनाज को बेच रहे हैं, सब्जियां हम पका कर बेच रहे हैं, तो वो आपके द्वितीय क्षेत्र में आ गई भी। मिट्टी है आपकी, मिट्टी आपने डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त की, चलो ठीक है, लेकिन अगर मिट्टी के हम घड़े बनाकर बेचें, खिलौने बनाकर बेचें, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगी। यदि आप जैसा आपने प्रकृति से प्राप्त किया वैसा ही बेच रहे हैं, उसको ही प्रयोग करके आप धन कमा रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्रक है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उससे कोई नई वस्तु बना के आप उस चीज़ से धन अर्जित कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका द्वितीयक क्षेत्र है। आप ध्यान रखना। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं शामिल हैं भी, क्या है, सेवाएं शामिल है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें कोई नई कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है, नई चीज़ कोई बेचनी पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है ना, इसको इससे ही ये निर्भर करता है, इससे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। जैसे कि आपका भी बस सेवा है, भी बस परिवहन सेवा है। परिवहन सेवा है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, आप गाड़ी में बैठे, आपने क्या किया, अगले को किराया दिया और वहाँ पे पहुँच गए, तो ये क्या है, तृतीय क्षेत्र है कि ये सेवा है कि आपने न कुछ खरीदा न कुछ बेचा। इसी प्रकार आप चाहे कोई भी और चीज़ हो, जैसे आप टीवी देख रहे हैं अभी, ठीक है, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो वो भी क्या सेवाएं है। आप हॉस्पिटल में गए, आपने इलाज करवाया, डॉक्टर ने आपको बीमारी बताई, तो ये क्या है, सेवाएं हैं। ये क्या है, सेवाएं। टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपसे फीस ले रहा है, तो वो क्या है, सेवाएं हैं। ये इसमें तृतीय क्षेत्र में आएंगी। तीनों में
तीनों को हम बारी बारी बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस करके पढ़ेंगे। एक बार बस आपको ये समझ लीजिए कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसको कितने आधार पे बांटा गया है। आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब आपको थोड़ा थोड़ा पता लग गया होगा कि प्राथमिक में क्या होता है, द्वितीयक में क्या होता है और तृतीय क्या होता है। इसमें क्या ये वर्गीकरण सिर्फ इस आधार पे किया गया है कि काम किस प्रकार का है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र को में समूहबद्ध करने का क्या आधार, मतलब किस आधार पे। अब आपको समझ में आएगा कि आपने 3 भागों में बांट तो दिया, लेकिन आपने कौन कौन से आधार लगाए कि किसी काम को पहले भाग में डाल दिया, किसी काम को दूसरे क्षेत्र में डाल दिया, तीसरे को तृतीय क्षेत्र में डाल दिया। वो आधार क्या है, आधार आप बता दीजिए। आपको कोई चीज़ दे दी कि इन चीज़ों को बांट दो भाई, 3 इनके समूह बना दो, तो आपने समूह तो बना दिए, लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि आपने किस आधार पे किस समूह में किसको डाला, ये बता दीजिए। तो आर्थिक गतिविधियों को कितने आधार पे बांटा गया था, 3 समूह में बांटा गया था, आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब आपसे पूछा गया है कि आपका समूहबद्ध करने का आधार क्या है, मतलब आपने कौन सा तरीका अपनाया है कि जिससे जब अलग अलग आर्थिक गतिविधियां भी, अलग अलग काम हैं भी, क्या हैं, अलग अलग काम हैं और समान विशेषताएं होती है। उनमें विशेषताएं क्या होती है, समान, तो उन्हें एक समूह में रखा जाता है या फिर रखा गया है। ठीक है, मतलब कि काम तो अलग अलग है लेकिन उनकी विशेषता क्या है, एक जैसी है, तो उनको एक समूह में हमने रख दिया। आपको हुई बात क्लियर। अब किस प्रकार इस समूह को एक सेक्टर कहा जाता है। वर्गीकरण का आधार यह है कि वस्तुएं या सेवाएं कहाँ और कैसे उत्पन्न या तैयार की जा रही है। ठीक है, आपसे ये बताया कि क्या आधार बनाया, उसने कहा कि मैंने तो इनको बांट दिया जी श्रीमान जी। आपको मैं बता देता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होता कि ये आपकी सबसे कहा कि जो आर्थिक गतिविधियां ना, पहले क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि आर्थिक गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आपने बताया 3 भी, 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक, लिखना जरूरी क्या पूरा, आप सुन लीजिए, द्वितीयक और तीसरा तृतीयक भी। क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा गया और ये किसके आधार पे, अब आपसे उनका आधार क्या है, उसने कहा कि जो आर्थिक गतिविधियां, जो आर्थिक गतिविधि, ठीक, अलग अलग करना भाई, जो अलग अलग आर्थिक गतिविधियां है ना, लेकिन विशेषता क्या है उसमें, समान है। विशेषता क्या है, समान है भी, लेकिन विशेषता क्या है, समान है, तो उनका एक ग्रुप बना दिया गया है, वो एक क्षेत्र में डाल दी गई है। इस आधार पे हमने 3 क्षेत्र किसके बना दिए हैं। क्लियर हुई चीज़ यहाँ पे। अब आगे क्या कहता है, आगे देखना आप, ठीक, जो वर्गीकरण का आधार है ना, उसमें एक आधार ये भी आपको बता दिया है कि उसमें वस्तुएं किस प्रकार से तैयार की जाती है, किस प्रकार से प्रयोग में ली जाती है। ये आपको जो दिखाया गया है यहाँ पे, इस वर्गीकरण का आधार यह है कि वस्तु या सेवाएं कहाँ और कैसे प्राप्त की जा रही है। जैसे आपको बताया था, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें तो चीज़ें सीधी प्रकृति से प्राप्त की जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें प्रकृति से प्राप्त चीज़ें दोबारा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके फिर दोबारा उसका रूप तैयार किया जाता है। जैसे आपने लोहा तो प्रकृति से प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर उसके औजार बना के बेचे तो वो आपका द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। यह 3 क्षेत्र आपस में किस प्रकार संबंधित है भी, देखिए जो तीनों क्षेत्र है ना, अब आपको लगभग थोड़ा सा इनके बारे में पता होगा कि जो तीनों क्षेत्र हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे प्रथम क्षेत्र तो कच्चा माल देता है भी, कोई भी चीज़ है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अनाज।
एक तो अनाज ले लिया और एक आपने लोहा ले लिया। अभी ये चीज़ समझ में आई। प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल देता है अभी, और दूसरा क्षेत्र क्या करता है? ये अनाज और लोहा क्या आपके प्राथमिक क्षेत्र के, आपको पता है ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो कच्चा माल दे दिया। अब द्वितीय क्षेत्र क्या करेगा? इससे वस्तुएं बनाएगा। इससे क्या बनाएगा? वस्तुएं बनाएगा। अनाज से वो अलग अलग प्रकार की जो खाने की चीज़ें हैं वो बनाएगा, अनाज, ठीक है। और लोहे से अलग अलग प्रकार के औजार, मशीनें, वो चीज़ें बनाएगा। अब तीसरा क्या है? और तृतीय क्षेत्र इन वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाता है। अब आपने ये बना दी, अब लोगों तक कैसे पहुंचेगी? तो तीसरा क्षेत्र परिवहन किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है कि परिवहन में, इसमें गाड़ी में डाल के इनको लेके आएंगे भी, या कोरियर वगैरह करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, ये लोगों तक उसमें पहुंचाता तृतीय क्षेत्र। तो इस प्रकार ये एक दूसरे से संबंधित है। यदि एक क्षेत्र नहीं होगा ना, प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, तो अनाज और लोहा नहीं मिलेगा। अनाज और लोहा नहीं होगा तो द्वितीय क्षेत्र तो आप भूल ही जाओ कि द्वितीय क्षेत्र होगा, क्योंकि फिर कोई चीज़ें ही नहीं बनेंगी, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र फिर क्या काम आएगा? आप किस चीज़ को ढोओगे, क्या चीज़ें लेने जाओगे, क्या चीज़ आप बेचने जाओगे। चीज़ें क्लियर हुई यहाँ पे? यदि किसी एक क्षेत्र का कार्य रुक जाए तो बाकी दोनों पर भी असर पड़ता। उसने कहा एक का रुक जाइए, बाकी दोनों पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ देख लीजिए आप, यदि परिवहन रुक जाए तो जो कंपनियों में माल पड़ा रहेगा तो वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा? तीसरा क्षेत्र रुका तो। अगर दूसरा क्षेत्र रुक गया तो ये माल कहाँ से लेके आएंगे? परिवहन वाले, और ये जो है आपका सरप्लस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कच्चा माल, वो भी रुक जाएगा। और पहला रुक गया तो दूसरा और तीसरा ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है, यह द्वितीय क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है? दो उदाहरण दीजिए भी। प्राथमिक क्षेत्र से आपसे पूछा है, और ये द्वितीय से किस प्रकार से भिन्न, मतलब जो दूसरा क्षेत्र है, हम क्रियाएं भी इसको बोलते हैं द्वितीय, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में लोग सीधे प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त करते हैं। ये मैंने आपको बताया, जैसे खेती है, पशुपालन है, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं भी। क्लियर? जैसे दूध का प्राप्त करना है, आपका मछली का प्राप्त करना है, अंडे प्राप्त करने हैं, खेती से अनाज प्राप्त करना है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो क्या करेंगे? प्राथमिक क्षेत्र में लोग सीधे प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट वो प्रकृति से। आपको आगे बात समझ में, ये देख लेना है कि इस चीज़ में थोड़ा सा फेरबदल है या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं आमलेट बताइए भी, तो आप देखेंगे आमलेट है तो अंडा, लेकिन अंडे में परिवर्तन किया गया है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आती है। तृतीयक में ढूंढना होगी जिसमें ना तो आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ना कुछ खरीदे चीज़ बेच रहे हैं अभी, ठीक है, तो वो आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र में इन्हीं वस्तुओं को रूपांतरित, मतलब थोड़ा सा परिवर्तन करके नई वस्तुएं बनाई जाती है। उदाहरण खेती करना, मछली पकड़ना, ये चीज़ें इसमें नहीं आएगी, ये चीज़ें इसमें नहीं आएगी भी द्वितीय क्षेत्र में भी। क्लियर है बात? आपको द्वितीय क्षेत्र में होगा कि जैसे खाने की चीज़ें बनाकर बेचना, ठीक है, लोहे के औजार, लोहा आपको प्रकृति से बताया था, तो इस प्रकार की ये चीज़ें आपकी होंगी भी, ठीक है। अब आगे देखिए, द्वितीय क्षेत्र किस प्रकार से तृतीय पर निर्भर, उदाहरणों द्वारा समझाइए। आपको द्वितीय क्षेत्र पता चल गया। द्वितीय क्षेत्र में हम वस्तुओं को बनाकर बेचते हैं, मतलब जो प्रकृति से चीज़ प्राप्त हुई उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके, परिवर्तन करके हम उनसे नई चीज़ें बनाते और वो बेचते। ये कहता है कि तृतीय को कैसे प्रभावित करता है। तृतीय आपको पता परिवहन है, ठीक है, ये नौकरी करना, ये सारे आपके क्या हैं? तृतीय क्षेत्र में हैं। द्वितीय क्षेत्र की वस्तुएं तृतीय क्षेत्र की सेवाओं से ही उपभोक्ताओं तक पहुंचती। उसने कहा कि जो वस्तुएं बनाई है ना, इसने कहा द्वितीय क्षेत्र समझ गया, आपकी वस्तुओं को बनाना है अभी। द्वितीय क्षेत्र की वस्तुएं तृतीय क्षेत्र की सेवाओं से ही उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। आपको बता दिया कि आपने कोई चीज़ बना दी भी, ठीक है, ये पेन ही बना दिया आपने, क्या बना दिया? पेन ही बना दिया। अब यहाँ आपकी कंपनी है, यहाँ जब मार्केट में आएगा तो क्या होगा कि एक ट्रक के द्वारा आएगा,
भारी वाहन रेलगाड़ी के द्वारा अलग अलग प्रकार से ये आएगा। तो ये क्या है, तृतीय क्षेत्र ही तो है। तो इसने कहा कि जो द्वितीय क्षेत्र की वस्तुएं हैं तृतीय क्षेत्र की सेवाओं से ही उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। तो पेन आप तक कौन लेके आता है, जो परिवहन का बीच में काम किया है ना, वो आपका क्या है, तृतीय क्षेत्र है भी। क्लियर हुई चीज़ें ही हैं, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आपको बार बार यही चीज़, जैसे फैक्ट्री में दूध से मक्खन बनता है, तो मक्खन बनना परिवर्तन हो गया। दूध तो क्या था आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता था, लेकिन मक्खन बन गया तो द्वितीयक में आ गया, पर उसे दुकानों तक पहुंचाने और बेचने का काम तृतीयक क्षेत्र करता है अभी। ठीक है, वो क्या आता है, तृतीयक क्षेत्र आता है। आप जो ये दुकानदार वगैरह आएंगे ना, ये आपके तृतीयक में ही आ जाएंगे भी। ठीक है, इसलिए बिना तृतीय क्षेत्र की सेवाओं की वस्तुएं बिक नहीं सकती। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता का एक उदाहरण दीजिए। इसको प्रवाह चित्र का प्रयोग करते हुए समझाइए। प्रवाह चित्र आप बना देना। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये समझा देता हूँ भाई। तीनों क्षेत्र, अब की बार तीनों का पूछ लिया, मतलब पूरे अध्याय में सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इस प्रकार से आपसे पूछे गए हैं। तीनों क्षेत्रक मिलकर ही अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं से रोटी बनने की प्रक्रिया में देखिए भी, किसान गेहूं उगाता है तो ये प्राथमिक हो गया। आपको पता कि अनाज उगाना क्या प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। गेहूं से आटा बनाया जाता है, ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। उसी गेहूं से हम आटा बना लिए, द्वितीय क्षेत्र हो गया। अब आटा दुकानों तक पहुंचाकर बेचा जाता है, ये आपका तृतीय क्षेत्र में आ गया है भाई, ये आपका तृतीय क्षेत्र में आ गया है। आपको आगे बात समझ गई। बेचना क्या होता है तृतीय क्षेत्र में, जब चीज़ बनाई जाती है ना, वो आपकी द्वितीय क्षेत्र में होती है भी। ठीक है, जब उस चीज़ को ग्राहकों को बेचा जाता है तो वो तृतीय में होती है। ये आपका प्रवाह चित्र भी, खेती, आटा बनाना और आटा दुकानों में बेचना, इस तरह तीनों क्षेत्र के एक दूसरे पर निर्भर है। यदि खेती नहीं होगी तो आटा नहीं बनेगा, आटा नहीं मान दुकानों में क्या बिकेगा। आपको होगी जी और कोई चीज़ बिक जाएगी, आटा ही जरूरी थोड़ी है। तो ये चीज़ सभी चीज़ों के लिए उदाहरण है कॉमन में, वो वहाँ चीज़ आ जाएगी। इसने कहा अगर प्राथमिक और इस प्रकार से होगा ना तो काम नहीं चल पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो कंप्लीट बुक हमने करवाई है, इसमें कोई अगर आपको डाउट हो क्वेश्चन में, तो अब हम आपके डाउट लेने के तैयार हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप लास्ट में बता देना। इस प्लेलिस्ट में जो आपके सारे डाउट वाले वीडियो लास्ट में हम डाल देंगे। तो चलिए आज का लिए फ़िलहाल इतना ही। अब आपके डाउट में मिलेंगे। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, आपका इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी सब्जेक्ट, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं और आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं क्या वो सब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको इसी चैनल पे सभी सब्जेक्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।